नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राष्ट्रीय गंगा परिषद की तैयारियों को लेकर बैठक जारी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी राष्ट्रीय गंगा परिषद की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बड़ी खबर, G20 आयोजन के संबंध में रूपरेखा तैयार होगी। न्यूज वन इंडिया इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा है। शाम 6 बजे मंडी परिषद के संचालक मंडल की बैठक भी करेंगे और साथ ही साथ आपको बताते चले कि बैठक में किसान के हित को लेकर चर्चा होगी, मंथन होगा कि क्या कुछ किया जाना चाहिए किसान के हितों के लिए। सीएम योगी एनजीसी की तैयारियों को लेकर ये अहम बैठक कर रहे हैं। G20 आयोजन के संबंध में भी अब रूपरेखा तैयार की जाएगी, किस तरह से कराए जाए G20 सम्मेलन। शाम 6 बजे मंडी परिषद संचालक मंडल करेंगे बैठक। बड़ी खबर आपको बता दें, बैठक में किसान के हितों को लेकर भी अहम चर्चा हो सकती है, मंथन हो सकता है। फिलहाल ये बैठक जारी है, क्या कुछ निकल कर आएगा बेहद दिलचस्प, क्योंकि 3-4 ऐसे बिंदु है जिस पर गौर फरमाया जाएगा G20 आयोजन के संबंध में, किसानों के हितों पर और साथ ही साथ एनजीसी के आगे की रूपरेखा पर भी मंथन किया जाएगा। रात शाम 6 बजे भी अहम बैठक होनी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा जुड़ गए। मनीष, जिस तरह से अब ये अहम बैठक जारी है, इस बैठक में कई जो बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु है, G20 सम्मेलन हो या फिर हम बात करें किसान के हितों की या एनजीसी के रूपरेखा की, तमाम वो महत्वपूर्ण बातें, क्या कुछ इससे निकलकर सामने आ सकता है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि जो आज तीनों बैठक है, ये केवल उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य से नहीं है। आप देखेंगे तो इन बैठकों का जो इम्पैक्ट है वो आपके विदेशों तक जाता हुआ नजर आएगा। आप एनजीसी की बात करेंगे तो एनजीसी में जहां से लगातार गंगा की जो बात हो रही थी, गंगा संरक्षण की बात हो, चाहे गंगा सफाई की बात हो, चाहे नमामि गंगे प्रोजेक्ट्स की बात हो, इनको लेते हुए कहीं न कहीं जो उसकी रूपरेखा तैयार की गई थी वो उसको कैसे आगे की तरफ लेके जाया जाए वो देखना होगा। साथ ही साथ आपको जहां पे जिस तरीके से आगामी 2025 का महाकुंभ है उसको लेते हुए, निर्मल जो गंगा प्रोजेक्ट है उसको लेते हुए भी आज इसमें रूपरेखा तैयार की जाएगी। साथ ही साथ करीब 11:30 बजे का वक्त है जब G20 सम्मेलन को लेके उत्तर प्रदेश की जो प्रतिभागिता रहेगी उसको लेके जो दिशा निर्देश दिए गए थे उसमें कितना इंप्लीमेंट किया गया है उसकी तैयारी को लेके एक आज समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि 5 कालिदास मार्ग पे होगी। तो उसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो रूपरेखा तैयार की गई थी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की धरोहर, जिस तरीके से संस्कृति और जो ऐतिहासिक धरोहर है उत्तर प्रदेश की, उनको संस्कृति के साथ मिलाते हुए जो G27 के जो डिप्लोमेट्स आएंगे उनको यहाँ की और सभ्यता से रूबरू कराने के लिए, एक छवि दिखाने के लिए, एक उत्तर प्रदेश की जो छवि है उसको विश्व पटल पे कैसे दिखाना है, इसको लेके कहीं ना कहीं इसकी आज समीक्षा की जाएगी। पहले भी हमने जिक्र किया था कि जिस तरीके से जब G20 सम्मेलन के जो अतिथि होंगे, जब वो उत्तर प्रदेश की धरती पे आएंगे तो किसी भी एयरपोर्ट पे अगर उतरते हैं, चाहे प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, चाहे आगरा में, चाहे मथुरा में, चाहे वाराणसी में, तो उनको हेरिटेज के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। विंटेज गाड़ियां वहां पे रहेंगी, बग्गी वहां पे रहेंगी और संस्कृति, जो उत्तर प्रदेश की संस्कृति और सभ्यता है उससे परिप्रेक्ष्य से लगा हुआ सारी होर्डिंग्स और सारे जो बैनर्स हैं, जो कटआउट्स हैं वो रखा जाएगा। विशेष रोड मैप तैयार किए गए हैं, जो उनके अतिथि आएंगे कहाँ पे वो ठहरेंगे, कैसे उनकी रुकने की व्यवस्था होगी और कैसे जो आगे वाले समय है उत्तर प्रदेश की जो छवि है, जो उत्तर प्रदेश की जो, अगर हम बात करेंगे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स की, इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो ग्लोबल इन्वेस्टर की तरह हम लेके जा रहे हैं, उन सब की भी चर्चा होगी और जो अतिथि होंगे उनसे उनकी भी रूबरू कहीं ना कहीं कराया जाएगा। तो इसको लेके सबसे अहम बैठक है करीब 11:30 बजे से। उसके बाद शाम 6 बजे मुख्यमंत्री आवास पे ही ये बैठक है जिसमें मंडी परिषद को लेके, मंडी परिषद के जो अध्यक्ष उनको संचालन को लेके इसमें चर्चा होगी। सबसे अहम बात है, लगातार किसान हितों की बात करती हुई आती है योगी सरकार, चाहे गन्ना मूल्य की बात कर लें, चाहे आपकी धान खरीद की बात कर लें, चाहे आपकी फसलों की बात कर लें, फसल बीमा की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं किसान हित को लेके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, चाहे पहली सरकार हो चाहे 2.0, लगातार किसान हितों की बात करते हुए नजर आ रही है। उसी को लेते हुए परिप्रेक्ष्य में ये भी एक महत्वपूर्ण बैठक की जाएगी जिस तरीके से कि किसानों के लिए जो मंडी स्थल है वहां पे किस तरह की सुख सुविधाएं हैं। शीतलहर का समय चल रहा है, जो लोग अनाज लेके
गन्ना लेके आते हैं, उनके रहने की उचित पर्याप्त जगह हो, उनको जो उचित मात्रा में जो उनका पैसा है वो उनको सही समय पहले इन सब के तय किया जाए, और जो संचालन है मंडी परिषद का वो किस तरह से निष्पक्ष हो और पारदर्शिता के साथ हो, इसको लेके भी आज शाम को इस पर चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल मनीष, और ऐसे में आपसे फोकस करके ये जानना चाहूंगी, क्योंकि राष्ट्रीय गंगा परिषद की ये अहम बैठक है और फिलहाल ये जारी है, तो राष्ट्रीय गंगा परिषद को लेकर उसकी तैयारियों को लेकर क्या कुछ सामने आ सकता है, इस पर जरा गौर फरमाइए। देखिए, गंगा परिषद की अगर हम बात करेंगे तो गंगा परिषद को लेके जिस तरीके से तमाम योजनाएं यहाँ पे चालू हैं उसको लेके समीक्षा की जाएगी। किस तरीके से जो योजनाएं हैं जिनका इम्प्लीमेंटेशन हो जाना चाहिए था या हो गया है, उनको लेके आगे क्या रूपरेखा है। साथ ही साथ आपके निर्मल स्वच्छ गंगा को लेके उत्तर प्रदेश में बहुत अहमियत दी गई है। आगामी 2025 में महाकुंभ होना है, उसको लेके स्वच्छ और निर्मल गंगा की बात कही गई थी, उसको लेके भी कहीं ना कहीं इसमें इस बैठक में आगे की रूपरेखा तय की जाएगी। उसमें जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे या संचालित हो चुके हैं और आगे आने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेके जो रूपरेखा है उसमें इसमें चर्चा की जाएगी, और आने वाले जो फ्यूचर से प्रोजेक्ट्स हैं जो गंगा परिषद में जो प्रोजेक्ट्स आते हैं जो एनजीसी के थ्रू आने हैं उनको लेके इस पर चर्चा की जाएगी, उनको कैसे तय समय के पहले आपको कर लेना है। साफ बात है कि जिस तरीके से 2024 का इलेक्शन आने वाला है, लोकसभा के चुनाव का इलेक्शन सामने आने वाला है, उसके पहले कोई भी जो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं जो राज्य सरकार के साथ मिल के आगे बढ़ रहे हैं उनमें कहीं कोताही न बरती जाए, क्योंकि आपको 2024 में जाके आपको जनता के सामने जवाब देना पड़ेगा और विपक्ष कहीं ना कहीं उसको लेके जरूर ये मुद्दा उठाएगा। तो इन सब को लेके एनजीसी की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको तय सीमा के अंदर कैसे फिनिश किया जाए और उनको आगे आए समय में इम्प्लीमेंटेशन तय समय के पहले किया जाए। जो आपका तय समय है उससे पहले काम करने की योजनाएं हैं उस पर कहीं ना कहीं फोकस करते हुए नजर आएंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। अब बिल्कुल मनीष, फिलहाल ये बैठक जारी है, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। वही लखनऊ में समेत विभागों में अलग अलग जिलों में बनाए गए हैं 70 बड़े पुल। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे दें, बड़ी खबर, शासन ने नए पुलों के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 32 नदियों और 38 रेलवे फाटक पर पुलों का निर्माण किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज वन इंडिया सबसे पहले आपको बता रहा है पुलों के निर्माण कार्य में 3 साल लगेगा लगभग। ये समय है, 3 साल के बाद ये पुल तैयार हो जाएंगे। जमीन अधिग्रहण के बाद कार्यकारी संस्था को काम पूरा करने के लिए 18 महीने का समय मिलेगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से सीधे, जहां लखनऊ समेत कई अन्य विभिन्न जिलों में अब पुलों के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष जुड़े हुए हैं। मनीष, जिस तरह से अब ये खबर सामने आई है कि लखनऊ समेत कई अन्य जो विभिन्न जिले हैं वहां पर पुलों के निर्माण को लेकर अब मंजूरी मिल गई है, क्या कुछ अधिक जानकारी आपके पास? देखिए, जाल उत्तर प्रदेश में फैल रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं जो पुल हैं जो कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, उनको लेके बहुत दिनों से मांग चली थी और लगातार इसके प्रस्ताव के लिए भी टीमें गठित की गई थी कि जिस तरीके से जो छोटे पुल हों या जो कनेक्टिविटी वाले पुल हों, जो ओवर ब्रिजेस हों, जो कनेक्टिविटी की वजह से लिहाज से जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन पुलों की जो स्थिति है या फिर उनकी जो मांग है उनको लेके एक सर्वेक्षण कराया गया था। उसके बाद माना जा रहा है कि करीब प्रदेश भर में 30 ऐसे पुल माने गए हैं जिनकी जरूरत इस समय इमीडिएट इफेक्ट में बहुत ज्यादा है। तो माना जा रहा है कि उन 30 पुलों को लेकर शासन की तरफ से मंजूरी मिल गई है, जिससे कि हमने देखा था कि पुल निर्माण और जो पहले के जो पुल थे, जो गुजरात में पुल हादसा होता उसके बाद से लगातार उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट सजग हो गई थी। उसमें लगातार जो पुराने पुल थे उनकी चेकिंग्स भी कराई गई थी। नए पुल के जो निर्माण होते उनमें भी कहीं ना कहीं उसमें देखा गया था कि जो गुणवत्ता हो उससे कहीं समझौता न हो, और साथ ही साथ ऐसी जगहों को चिन्हित करना था कि जहां पे जो कनेक्टिविटी के लिहाज से या फिर जो दो जिले हैं उनको जोड़ने के हिसाब से या नदी पे जो बनने वाले पुल हों, ओवर ब्रिजेस हों, फुट ओवर ब्रिजेस हों, इनको चिन्हित करना था कि कहां पे कैसे जरूरत है। उसके हिसाब से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट माने गए हैं वो 30 ऐसे पुल माने गए थे। 30 ऐसे पुलों की रिक्वायरमेंट रखी गई थी जिनकी जरूरत बहुत ज्यादा थी प्रदेश में कनेक्टिविटी और
यातायात के लिए। तो उसमें जाते हुए करीब 30 पुल को दिया गया है, जिसमें 18 माह से इसका कार्य योजना दी गई है और करीब 3 साल का वक्त माना जा रहा है जब ये पुल पूरी तरह तैयार होके जनता के लिए जनता के हवाले कर दी जाएगी और जनता के सुगम और सगम यात्रा के लिए उपलब्ध होंगे। तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार समीक्षा बैठक कर रहे थे, हमने देखा था गड्ढा मुक्त सड़क का उन्होंने प्लान दिया था 15 नवंबर, उसके बाद 30 नवंबर को दिया गया था, क्योंकि खुद समीक्षा करते हैं मुख्यमंत्री योगीनाथ, जिलों के दौरे पे जाते हैं तो उनको उनसे कोई चीज आप छुपा नहीं सकते हैं। उनकी कार्यशैली है कि वो खुद रोड पे उतरते हैं, ग्राउंड जीरो पे उतरते हैं, तो कहीं ना समीक्षा होती है, उसका इफेक्ट दिखने को मिलता है। और इसीलिए जिस तरीके से पिछले 60 दिन के अंदर इन पुलों की जो जगह है इनको चिन्हित किया गया है और माना जा रहा है कि अब इनकी जो जमीन अधिग्रहण का काम है वो भी नए साल से शुरू हो जाएगा और करीब 2026 के आखिरी तक ये पुल जो है 300 पुल तैयार होकर आम जनता को सौंप दी जाएंगे। बिल्कुल मनीष, और ऐसे में आवाजाही में भी सुविधा होगी और जो ये पुलों को मंजूरी मिल गई है योगी सरकार का ये बड़ा फैसला। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए मनीष। वही मेरठ से आपको बड़ी खबर बता दें, मंत्री खटीक के रसूलकों से डर गई पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राज्य मंत्री के भतीजे को जेल भेजने का ये पूरा मामला और कैश में वादी एसएसआई सतीश का ये ट्रांसफर। हटाया गया। एसएसपी ने यह बड़ा फैसला लिया है। अवैध खनन के केस में भतीजे का नाम नहीं है, वाहन बरामद लेकिन अज्ञात में यह केस लिख दिया गया है। अज्ञात नाम से मंत्री के भतीजे ने थाने में पुलिस से अभद्रता की ये अब जानकारी दी है। बड़ी खबर आपको बता दें, राज्य मंत्री दिनेश खटीक के भतीजे को अब जेल भेजा था। मंत्री ने मीडिया के सामने कहा था कि मेरा भतीजा नहीं है खनन माफिया, लेकिन रसूख के आगे से पुलिस ने घुटने टेक दिए। पुलिस की लापरवाही का फेलियर सामने आया है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अतुल शर्मा जुड़ गए। अतुल, जिस तरह से पूरा केस सामने आया है और अब क्या कुछ अहम कार्रवाई हो सकती है, क्या कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, खनन माफिया को आगे देखा जाए तो मेरठ पुलिस ने घुटने टेके हैं। राज्य मंत्री दिनेश खटीक का जो भतीजा है ईसु उर्फ निशांत खटीक, उसको पुलिस ने जेल भेजा था। बताया जा रहा था, पुलिस का कहना है कि थाने में घुस करके अभद्रता गाली गलौज की थी, जिसके बाद थाना प्रभारी एसएसआई ने उसे जेल भेजा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह की थी कि पुलिस ने किस तरह से घुटने टेके हैं कि जो एसएसआई है उसका ट्रांसफर कर दिया एसएसपी ने मवाना थाने से टीपी नगर थाने में ट्रांसफर हो गया है। लेकिन उसी के साथ साथ जो केस दर्ज किया गया है उसे अज्ञात वाहनों के नाम पर दर्ज किया गया है। तबकि जो उसमें जो खनन माफिया है उसको जेल भेज चुकी है पुलिस। लेकिन उसके बावजूद भी जो सतीश एसएसआई है उसने जो दर्ज किया है केस, उसके बाद अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार और जो पुलिस की ये छाप है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो उसको बख्शा जा रहा है। कहीं ना कहीं जो खनन माफिया है उसके हौसले बुलंद नजर आने लगे हैं। जो पुलिस है बिगड़ नाम दर्ज किए अज्ञात में वाहन जेसीबी और जो ट्रैक्टर है उनको वहां पर दर्ज किया गया है, लेकिन अज्ञात में दर्ज किया गया। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार की छवि धुंधली करने के लिए जो राज्य मंत्री हैं, भाजपा के नेता हैं, तो कहीं ना कहीं छवि धुंधली होने को लेकर के पुलिस ने कहीं ना कहीं खनन माफिया के आगे घुटने टेके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि देखिए, जो क्षेत्र के एसडीएम है उन्हें अभी तक इस बात की कानो कान खबर नहीं लगी है कि खनन माफिया कहां से खनन चल रहा है, कितना खनन चल रहा है। बंदर माटे के बाद ये खनन चलता है, लेकिन क्षेत्र के एसडीएम साहब को इस चीज का पता नहीं है। खनन माफियाओं के आगे अगर देखा जाए तो प्रशासनिक विभाग और जो मेरठ पुलिस है वो घुटने टेकते हुए नजर आ रही है। राज्य मंत्री के स्कूलों की बात की जाए, रसूखों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये मामला सामने आया, जिसके बाद राज्य मंत्री ने खुद कहा था कि खनन माफिया है, मेरा भतीजा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाए तो जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें खनन माफिया का नाम तक नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल अतुल, और ऐसे में आपसे ये जानना चाहूंगी क्योंकि यूपी सरकार में यूपी पुलिस का जिस तरह से एक छवि बनाई गई है कि यूपी पुलिस त्वरित कार्रवाई करती है, चाहे वो मंत्री हो या फिर कोई अन्य व्यक्ति, लेकिन अब फिलहाल इस केस में ये देखा गया है कि जिस तरह से रसूख के आगे पुलिस ने घुटने टेक दिए हैं, तो क्या कुछ कार्रवाई क्या पुलिस पर भी हो सकती है? रसूख पर तो होनी ही चाहिए, साथ ही साथ क्या जो वहां पे पुलिस विभाग के लोग हैं उन पर भी कार्रवाई हो सकती है?
देखिए, मेरठ के एसएसपी साहब ने जो एसएसआई हैं सतीश, उनका ट्रांसफर कर दिया है, क्योंकि उन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया है। जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो भाजपा के राज्य मंत्री के भतीजा है, चचेरे भाई का बेटा है निशांत, उस पर दर्ज किया गया है। खनन माफिया है। जो फोटो आप देख रहे हैं डीएम साहब के साथ, ये भी उसकी वायरल हो रही है, जिसके बाद लगातार अगर देखा जाए तो प्रशासनिक अधिकारियों में राज्य मंत्री की पकड़ है, और उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं उस चीज का फायदा उठा करके ये खनन माफिया खुले में खनन कर रहा था। जिसके बाद जो गाड़ी है, ट्रैक्टर है, उसको जेसीबी को पुलिस ने पकड़ करके थाने में बंद किया। थाने पर जाकर के खनन माफिया दबंगाई दिखाता है, गाली गलौज करता है, पुलिस अभद्रता करता है, जिसके बाद पुलिस मुकदमा दर्ज कर जेल भेजती है। लेकिन उस मुकदमे की अगर बात की जाए, उसकी तफ्तीश की बात की जाए, जो एसएसआई है सतीश, वो खुद उस मामले से हटा दिए गए हैं, क्योंकि उन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया राज्य मंत्री के चचेरे भाई के खिलाफ। तो जो एसएसपी है मेरठ के, उन्होंने उनको वहां से हटा करके टीपी नगर का एसएसआई बनाया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो संरक्षण में ही एक खेल चल रहा था, जिसको लेकर के जो पुलिस है और जो वहां के उप जिला अधिकारी है, एसडीएम साहब है, 3 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई रिपोर्ट डीएम के सामने पेश नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रशासन और इसमें लापरवाही चल रही थी प्रशासन की, जिसको लेकर के जो खनन माफिया खुले में खनन कर रहे थे, धरती का सीना चीरने का काम कर रहे थे। अतुल, क्यों जिस तरह से ये पूरा अब मामला है, आगे देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या कुछ कार्रवाई होती है। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। वहीं नोएडा में एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया। वीडियो सामने आया है जिसमें कि जहां काउंटी सोसाइटी में रहने वाली एक महिला ने घर में काम करने नौकरानी को बुरी तरह से पीटा। नौकरानी का ये जो वीडियो है अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसका वीडियो लिफ्ट में लगे कैमरे में कैद हो गया। आपको बता दें कि नौकरानी की शिकायत पर पुलिस ने उसका मेडिकल भी कराया और आरोपी मालकिन के खिलाफ केस दर्ज किया है। ये चौंका देने वाला मामला नोएडा से सामने आया है, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से बदसलूकी की गई नौकरानी के साथ। और बता दें कि नौकरानी के साथ मारपीट किए जाने का वीडियो फेज 3 थाना क्षेत्र के सेक्टर 120 में बनी क्लियो काउंटी सोसाइटी का है। ये पूरा मामला जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। थाना फेज 3 में एक वादी पदम सिंह द्वारा बताया गया कि उनकी लड़की जो क्लियो काउंटी सोसाइटी में एक महिला शेफाली कॉल के यहाँ एज ए डोमेस्टिक हेल्प काम करती है, उसको शेफाली कॉल द्वारा बंधक बनाया गया और मारपीट करी गई। इस संबंध में सूचना प्राप्त होते ही थाना फेज 3 पर मुकदमा लिखा जा चुका है। इस पूरे प्रकरण में जो बाकी एविडेंसेस मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग विधिक कार्रवाई पूरे प्रकरण में करी जाएगी। अगली खबर बिजनौर से, जहां पर जबरन ईसाई धर्म कबूल कराने पर ग्रामीणों में रोष देखा गया। सिख समाज के व्यक्ति का करा रहे थे धर्म परिवर्तन। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता दे। बड़ी खबर, पीड़ित ने तहरीर देकर 4 के खिलाफ केस दर्ज कराया और साथ ही साथ सिख समाज और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं में भारी रोष देखने को मिला। बड़ापुर थाना के चनपतपुर चकला का ये पूरा मामला, चनपतपुर चकला का ये पूरा मामला, जहां पर धर्मांतरण से जुड़ा ये पूरा मामला, जबरन ईसाई धर्म कबूल कराने का ये पूरा मामला, जहां पर अब ग्रामीणों में रोष देखा गया है। जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। पीड़ित ने तहरीर देकर 4 के खिलाफ शिकायत की, जिस पर अब केस दर्ज किया गया है। सिख समाज और हिंदू जागरण मंच ने कर्मचारियों में जिस तरह से अब रोष देखने को मिला है, वो इसका विरोध कर रहे हैं। ये जबरन ईसाई धर्म से बनाए गए धर्म परिवर्तन कराया गया। खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फैजल खान जुड़ गए। फैजल, जिस तरह से अब ये खबर सामने आई है, बिजनौर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया के माध्यम से दर्शकों को, और ऐसे में जबरन धर्मांतरण का ये पूरा मामला, ईसाई धर्म कबूल कराने पर ग्रामीणों ने रोष दिखाया। क्या कुछ अधिक जानकारी इस पूरे मामले पर आपके पास? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये थाना बड़ापुर के चक्करपुर गांव का मामला है, जहां साफ दिखाया जा रहा है जबरन ईसाई धर्म कबूल कराने के लिए ग्रामीणों ने बाल उठाए एक सरदार के, उसका एक विवाद बना और हिंदू जागरण का जो मंच है वो सराया थाने में। और अगर बात की जाए आगे की, तो एफआईआर बिलाल पुलिस ने दर्ज करा दी है और जांच में जुट गई है आरोपी की तलाश में। फैजल, और ऐसे में क्या कुछ कार्रवाई आगे हो सकती है, क्योंकि रोष देखने को मिला है, हिंदू समाज के लोग और सिख समाज के लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं?
देखिए, अगर बात की जाए पुलिस की सूझबूझ की, तो पुलिस ने तत्काल प्रभाव एफआईआर दर्ज कर ली है और पुलिस का कहना है जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। फैजल, क्योंकि यूपी में एक तरह से धर्मांतरण को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में ये एक मामला सामने आया है, क्या ये अब तस्वीरें बदल सकता है? क्या तस्वीर, क्योंकि यूपी सरकार इसके बिल्कुल खिलाफ है, धर्म परिवर्तन और खास तौर पर जबरन धर्म परिवर्तन के। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए अगर धर्म परिवर्तन की, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मामला है, लेकिन पुलिस की सूझबूझ से इस बड़े मामले को यही एफआईआर दर्ज करके सुलझाया, जो गिरफ्तार कर जेल भेजाएगा, वरना ये कहीं ना कहीं बड़ा मामला हो सकता था, विवाद हो सकता था, बवाल हो सकता था। बिल्कुल फैजल, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। वही अगली खबर बागपत से, जहां पर बागपत में पेपर आउट कराने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर आपको बता दें कि टीईटी पेपर आउट करने वाले पर आरोप लगाया गया है, वहीं आरोपी पर 10,000 रुपए का इनाम भी था। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर फिलहाल पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, टीटी पेपर आउट कराने का ये पूरा मामला, पेपर लीक का ये पूरा मामला, परीक्षा से पहले ही पेपर आउट करा दिया गया। आरोपी को फिलहाल कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने आरोपी को धर दबोच लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। टीटी पेपर आउट कराने का ये पूरा मामला बागपत से सामने आया है। आरोपी जिस तरह से टीटी परीक्षा से पहले ही पेपर आउट करवा दिया था और ऐसे में अब सूचना पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। टीटी पेपर आउट कराने का आरोप है उस पर। तमाम ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर आरोपी पेपर आउट करते हुए दिखाई देते हैं। अगली खबर मथुरा से, जहां पर मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इलाज के दौरान अस्पताल से शातिर बदमाश फरार हो गया था। बदमाशों के पास से हथियार, कारतूस और एक बाइक बरामद हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, मथुरा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए आपको एक बड़ी खबर बता दें, लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया है। मऊ में झोपड़ी में आग लगने से जनहानि पर दुख जताया है। मऊ में बड़ा हादसा हो गया, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया है, संवेदना परिजनों के प्रति व्यक्त की है। डीएम और अधिकारियों को घटनास्थल पर पहुंचने के त्वरित निर्देश दिए हैं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। अगली खबर बुलंदशहर से, जहां पर बुलंदशहर के शिकारपुर बिजली घर पर भारतीय किसान यूनियन किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। वही धरना प्रदर्शन कर रहे किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के एसडीओ के साथ धक्का मुक्की की। इस दौरान बिजली विभाग के एसडीओ को धक्का मारते और पकड़कर खींचते हुए किसान सभा के कार्यकर्ताओं का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं वायरल वीडियो 2 दिन पहले ही बताया जा रहा है। ये 2 दिन पहले का ये वीडियो बताया गया है। बुलंदशहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अब ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 2 दिन पुराना वीडियो। वही उन्नाव में हरदोई उन्नाव मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक का मजदूर को रौंद दिया। तेज रफ्तार ट्रक ने मजदूर को रौंदा है। बड़ी खबर आपको बता रहे, स्थानीय लोगों ने घायल को सीएससी बांगरमऊ में कराया है भर्ती। बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के आलमपुर रेतवा गांव का ये पूरा मामला। उन्नाव में हरदोई उन्नाव मार्ग पर यह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने मजदूर को रौंद डाला। तेज रफ्तार से मजदूर जा रहा था और ऐसे में उसको रौंद दिया।
तेज रफ्तार ट्रक ने बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र में ये पूरा दर्दनाक हादसा देखने को मिला, जहां पर लोग जो मौजूद थे उन्होंने अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं गाजियाबाद में आबकारी विभाग ने अवैध शराब की बिक्री और परिवहन पर पूर्णतः रोक लगाने के लिए विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया। बड़ी खबर आपको बता दें कि आबकारी निरीक्षकों ने विभिन्न स्थलों पर दबिश और रोड चेकिंग की गई। इस दौरान रोड चेकिंग भी की गई। रोड चेकिंग में क्या कुछ सामने आया, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और इस दौरान 2 अभियुक्त बोतल की बिक्री करते हुए भी पकड़े गए हैं। फिलहाल बरामद माल और वाहन को सीज करते हुए दोनों अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।